विश्व गुरु शिबू सोरेन का एक एक शब्द झारखंड के लिए कानून के बराबर माना जाता है, तो फिर उन्हीं की सरकार आज क्यों वहाँ पर जो है कि फेंसिंग लगाई है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गए थे रिम्स 2 बनाने के लिए। उन्होंने वहाँ जो है कि सुकुरहुटू में ज़मीन का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। तो क्या कारण है कि वहाँ से अचानक यहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। चारों तरफ जब बंजर ज़मीन है तो जिद क्यों है कि खेती की ज़मीन में ही रिम्स 2 बनाएंगे। ये आदिवासियों के साथ अन्याय है। आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे या CNT एक्ट का उल्लंघन होगा, संविधान का उल्लंघन होगा और आदिवासियों के साथ आदिवासी राज्य में अब वह सरकार के द्वारा इस तरह का अन्याय आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को भूमिहीन बनाना 5वीं अनुसूची पैरा 5(2)A और ये CNT एक्ट की धारा 48 का घोर उल्लंघन है। तो सवाल यह होता है कि आप सोचिए, जब रैयत लोग खुद जो है कि जमाबंदी सरकार को दे रहे हैं, रैयत को पता ही नहीं है कि सरकार ने किस चालाकी के साथ उनके नाम से जो है कि उनका मुआवजा को रांची का कोषागार में चुपचाप रख दिया। आज विशेष रूप से हम लोग संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। यह प्रेस वार्ता नगरी में जो भूमि विवाद है और ख़ासकर अभी सरकार फिर से नगरी की ज़मीन को कब्जा करके वहाँ पर रिम्स 2 बनाना चाह रही है। वहाँ पर जो तार का घेरा लगा दिया गया है और नागरी के रैयत खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को लेकर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। आखिर नगरी की ज़मीन किसकी है और क्यों नगरी की ज़मीन पर रिम्स 2 बनाना गलत है, इससे नगरी के आदिवासियों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके पास रखना चाहता हूं। उसके बाद हमारे साथी सॉलिडरिटी के रूप में नगरी को किस तरह से हम लोग मदद करेंगे उस पर अपना बात रखेंगे। सबसे पहली बात तो है कि नगरी में जो 227.71 एकड़ ज़मीन है, जिसको 1957-58 में तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17(1) और 17(4) के द्वारा अधिकृत घोषित किया गया। और वो 2 मकसद के लिए, एक तो कृषि विश्वविद्यालय का विस्तारीकरण और दूसरा उसी कृषि विश्वविद्यालय का सीड बैंक बनाने के लिए। और इसके लिए अर्जेंसी जो क्लाउज है उसको उपयोग किया गया। लेकिन उक्त ज़मीन का कब्जा सरकार ने विगत 60 वर्षों तक नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जेंसी का क्लाउज के द्वारा वहाँ की ज़मीन को अधिकृत घोषित करना यह कानून का सरासर जो है कि दुरुपयोग है। तो तत्कालीन बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून का धारा 17(1) और 4 का दुरुपयोग किया है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कहा है। आपका एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, यूपी का केस है। वो केस क्या था, SLP संख्या 8939 वर्ष 2010, देवसरन एवं आन बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं आन। इस मामले पर यूपी सरकार ने जेल का विस्तारीकरण बोल के किसानों की ज़मीन उसी धारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874 का धारा 17(4) को के तहत उसका अधिग्रहण किया था। लेकिन 11 महीना तक उसका कब्जा नहीं लिया था। तो इसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट गए ये लोग, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार का जो कब्जा करने का या अधिग्रहण करने का घोषणा करने की जो प्रक्रिया थी उसको सही माना। उसके बाद किसान चले गए आपको सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874 की धारा 17(4) का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ कहीं से भी अर्जेंसी नहीं थी। यदि अर्जेंसी होता
तो ये अधिग्रहण की घोषणा के बाद 15 दिन के अंदर में सरकार जो है कि अपने कब्जे में ले लेती। दूसरी बात, झारखंड का छोटानागपुर के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम विशेष कानून है, और जहां विशेष कानून होगा वहां पे सामान्य लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट इसमें डिसीजन है। महाराणा प्रताप सिंह बहादुर एवं मनमोहन देव AIR 1966, SC 1931 के साथ कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें इस फैसला दिया गया है। अब ये जो छोटानागपुर है, यहाँ के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम विशेष कानून है, और उसी कानून के तहत धारा 52 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उपयोग सिर्फ मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, अधिग्रहण के लिए नहीं। अधिग्रहण जो किया जाएगा वो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। लेकिन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में चूंकि अर्जेंसी का क्लॉज नहीं है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के उसका दूसरा कानून का उपयोग किया। अब देखिए कितना चालाकी से। अब सोचिए कि 1894 में वो कानून बना है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बना है, और इसमें यह लिखता है कि भूमि अधिग्रहण कानून के साथ सिर्फ आप मुआवजा दे सकते। इसका मतलब ये कानून के तहत ही भूमि अधिग्रहण होना चाहिए था, जिसका दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। तीसरी बात, CNT एक्ट जो है उसका धारा 46 में देखिए स्पष्ट है कि रैयत अपना जमीन का एक हिस्सा ही बेच सकता है, पूरा नहीं बेच सकता है। जब कोई भी आदिवासी जमीन बेचता है तो उसको पूछा जाता है कि आपके पास बेचने के बाद कितना जमीन बचेगा, वो बताते हैं, तब कन्विंस होता है, तभी DC जो है कि उसको अलाउ करता है। और उसी तरह 5वीं अनुसूची, उसमें भी 5वीं अनुसूची पैरा 5(2)(a) के A में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का जमीन का रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि बेचते बेचते वो भूमिहीन हो रहा है, इसके लिए गवर्नर रेगुलेशन बनाएगा। तो ये जो दो प्रोविजन है 5वीं अनुसूची और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो ये दोनों प्रोविजन है इसलिए है कि आदिवासी ऐसे ना कि भूमि उसको बेचते या विकास के लिए देते देते भूमिहीन ना हो जाए। नगरी की जमीन को देखिए, ये जमीन चले जाने के बाद इनके पास कोई जमीन नहीं बचता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को भूमिहीन बनाना 5वीं अनुसूची पैरा 5(2)(a) और ये CNT एक्ट की धारा 48 का घोर उल्लंघन है। इसके अलावा देखिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 1894 का धारा 48(1) उसमें स्पष्ट है कि यदि जमीन का उपयोग नहीं किया गया, अनुपयोगी है, तो उसको जो है कि रैयत को वापस देना है। 60 साल से जमीन पड़ा हुआ था। और इसके संदर्भ में आपको मैं चिट्ठी बता रहा हूं जो 12/1/1979 को लिखा गया है, वो बिहार सरकार के विशेष सचिव श्री आरूप कुमार बसु के द्वारा। और वो लिखते हैं सारे DC को कि इस तरह के जितने भी जमीन हैं उसको वापस कर देना चाहिए। उस जमीन को किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग करना भूस्वामियों के साथ धोखा है, उनके साथ अन्याय है, ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब झारखंड बना, इसी चिट्ठी को आधार करते हुए यहाँ भी A.K. रस्तोगी ने चिट्ठी लिखा सारे DC को कि इस तरह के जितने ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए ताकि उनको वापस दिया जा सकता है। तो इनका ही चिट्ठी का इन लोग अवहेलना कर रहे हैं। अब आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इसमें सवाल आएगा कि झारखंड हाईकोर्ट में तो हार गए हैं लोग, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का भी देखिए WP रिट पिटीशन जो है 2347/2012 का, और इसी का झारखंड हाई कोर्ट का फैसला के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पुराना केस है, हम नहीं देखेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा चूंकि इस मामले में 60 साल बीत चुका है और 60 साल के अंदर में कोई भी रैयत ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17(1) और 17(4) को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दिया, इसलिए यह मसला नहीं बनता है। तो सवाल यह होता है कि आप सोचिए, जब रैयत लोग खुद जो है कि जमाबंदी सरकार को दे रहे हैं, रैयत को पता ही नहीं है कि सरकार ने किस चालाकी के साथ उनके नाम से जो है कि उनका मुआवजा को रांची का कोषागार में चुपचाप रख दिया, तो उनको कैसे पता है? उनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जमाबंदी दे रहे हैं। उसके बाद ये फैसला दिया। दूसरी बात, जो फैसला सुप्रीम झारखंड हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने दिया प्रकाश टाटिया,
वो उस समय में लो यूनिवर्सिटी के खुद वाइस चांसलर थे और यह मसला लो यूनिवर्सिटी को लेकर था। तो ये एक तरह से जुडिशियरी का खिलवाड़ है कि एक चीफ जस्टिस अपना ही एक संस्थान है जिससे संबंधित जो है कि केस का जजमेंट दे रहा है। ये सरासर एक तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न्यायपालिका ने नगरी के आदिवासियों की जमीन को छीनकर लो यूनिवर्सिटी वहां बनाया है। इसमें न्याय आदिवासियों को नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग इस पर निवेदन कर रहे हैं कि सरकार को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बात ये भी कहा जाता है कि इन लोग कुछ लोग रैयत लोग ले लिया है मतलब मुआवजा। रैयत ने नहीं लिया है, उस समय में भी उन्होंने आंदोलन किया और जब 2011 में अर्धसैनिक बल वहाँ पे पहुँच गए तब भी वो आंदोलन करना जो है कि शुरू कर दिया उन लोगों ने। और देखिए कि जो मैंने कहा चालाकी से चुपचाप से कोषागार में पैसा रख दिया गया, कहा गया आपका मुआवजा वहाँ, मतलब बाद में किनका मुआवजा तो रखा हुआ है और 60 साल से पता ही नहीं। जब मुआवजा रखा हुआ है तो आपने जो है कि जमाबंदी को रोक क्यों नहीं लगाया? जब जमाबंदी को रोक लगाते तो किसानों को, आदिवासियों को पता चलता तो वो लोग शायद कोर्ट जाते, चुनौती देते। तो ये एक तरह से धोखाधड़ी का खेल किया गया है पूरा सरकारी तंत्र के द्वारा। उसके अलावा आखिरी बात इसमें ये बताना चाहते हैं आपको कि देखिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन उस समय में 2012 में सरकार के स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वो जो है जाते हैं नगरी, उन्होंने 15 जुलाई 2012 को वो नगरी गए और नगरी में उन्होंने स्पष्ट दो बातें कही। एक उन्होंने कहा कि खेती की ज़मीन को किसी भी हालत में सरकार को नहीं दी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा जो तो ना यार। तो जब दिसुम गुरु शिबू सोरेन का एक एक शब्द झारखंड के लिए कानून के बराबर माना जाता है तो फिर उन्हीं की सरकार आज क्यों वहाँ पर जो है कि फेंसिंग लगाई है। तो इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन करना चाहेंगे कि नगरी की जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 धारा 17 1 और 4 का दुरुपयोग किया गया। CNT एक्ट की धारा 50 और 46 का दुरुपयोग है। अनुसूचित क्षेत्र का जो है कि दुरुपयोग है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णयों के खिलाफ है। इसलिए इसको जल्द से जल्द अधिग्रहण से मुक्त घोषित करते हुए नगरी के आदिवासियों को वहां धान रोपने दिया जाए। धान रोपने का समय है। और जहां तक रिम्स 2 बनाने की बात है, रिम्स 2 का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। रिम्स 2 इसका भी आप देखिएगा जनवरी में बजप्ते अखबार में छपा है, प्रभात खबर में और भी अखबारों में छपा होगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गए थे रिम्स 2 में। रिम्स 2 बनाने के लिए उन्होंने वहाँ जो है कि सुकुरहुटू में ज़मीन का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। तो क्या कारण है कि वहाँ से अचानक यहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है। दूसरी बात है, नगरी के आगे जाइए, पिठोरिया साइड में जाइए, रिंग रोड के आसपास जाइए, सभी जगह पे बंजर जमीन भरा पड़ा है। तो और झारखंड में ऐसे भी मात्र 18% सिंचित जमीन है। चारों तरफ जब बंजर जमीन है तो जिद क्यों है कि खेती की जमीन में ही रिम्स 2 बनाएंगे? ये आदिवासियों के साथ अन्याय है। आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे या CNT एक्ट का उल्लंघन होगा, संविधान का उल्लंघन होगा और आदिवासियों के साथ आदिवासी राज्य में अब वह सरकार के द्वारा इस तरह का अन्याय आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, महामहिम राज्यपाल से निवेदन है, जो कि 5वीं अनुसूची कस्टोडियन वो हैं। यहाँ का शासन, प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। इसलिए माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी से भी निवेदन है, आप आदिवासियों के हित में देखिए। आप खुद को कहते हैं कि आप आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो आप आदिवासी का जमीन लेके कैसे हितैषी बनना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कृपया सुकुरहुटू में और या दूसरी जगह जमीन है, ऐसे भी माननीय विधायक जो है कि राजेश कच्छप बोले हैं कि उनके पास 200 एकड़ जमीन जहां बोलेंगे वहां देंगे, तो फिर जिद किस बात का? इसलिए आप रिम्स को आप वहां मत बनाइए और वहां का भूमि अधिग्रहण रद्द कीजिए और लोगों को वहां पे जीने खाने दीजिए, आराम से उनको खेती बाड़ी करने दीजिए। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in